अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. This is our second lecture. Hope you all are fine and having good health. Up till now, if you have any kind of question or query in previous sessions, you may ask any kind of question or query. I will answer your question or query. आपने अब तक अगर कोई भी चीज़ इसमें देखी हो और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं तो हम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस सेशन का जो हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड था और लाइव इंटरेक्टिव सेशन हुआ था वो आप सबसे शेयर हो भी चुका है, और इसके अलावा जो आज का सेशन है वो भी रिकॉर्डेड है। Without any wasting of time, we start today's session on distribution system, which is our today's second lecture of PDU course. सो ये जो लेक्चर्स हैं वो इंजीनियर मोहम्मद उज़ैर साहब के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टडी लीव पर हैं। उनकी इजाज़त से ही उनके लेक्चर ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये उनके लेक्चर्स हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे होते हैं उनके हवाले से हम बात करें अगर, पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम विच डिस्ट्रीब्यूट्स इलेक्ट्रिक पावर फॉर अ लोकल यूज़ इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी को जो मुख्तलिफ तरह के लोकल यूज़ तक पहुँचाने के लिए जो सिस्टम हम डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के ज़रिए से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड होकर हमारे यूज़र्स तक पहुँचती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइमरी, सेकेंडरी, सब डिवीज़न लेवल्स में भी डिवाइड किए जाते हैं। इन जनरल द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is the electrical system between the substation feed by the transmission system। ये हमारे जो सिस्टम्स होते हैं ये ड्राइव होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के बाद, ठीक है। सिस्टम्स एंड कंज्यूमर्स मीटर, और ट्रांसमिशन लाइन के बाद कंज्यूमर के मीटर का नंबर आता है जिसमें हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सर्विस मेन्स। ये तीन मेन टर्म्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, फीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सर्विस मेन्स। आपने अक्सर बेशतर ये चीज़ सुनी होगी कि इलेक्ट्रिक के निज़ाम में या फिर जो भी आप एक यूटिलिटी के निज़ाम में जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फीड होती है, वहाँ से अक्सर बेशतर आप सुनते होंगे बारिश के बाद जो है इतने नंबर ऑफ फीडर्स शहर के ट्रिप हो गए हैं। ये चीज़ सुनी है काफ़ी मतलब आप लोगों ने। ठीक है जनाब, सुना है किसी ने ये कि बारिश के बाद इतने फीडर्स ट्रिप हो गए हैं? ये एक कॉमन सा टर्म है। तो फीडर एक कंडक्टर का नाम है जो हमें प्रोवाइड किया जाता है सब स्टेशन से। जी जनाब, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? इज माई वॉइस क्लियर एंड स्क्रीन शेयर विद यू गाइज? कोई कंफर्म करेगा? कंटिन्यू करते हैं फिर सेशन को। तो मैं बात कर रहा था फीडर्स का, वो कंडक्टर जो कि सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर के एंड तक हमें प्रोवाइड किया जाता है उसे फीडर कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर उस कंडक्टर का नाम है जो हमें फीडर के बाद से लेके पीएमटी तक, फीडर पीएमटी से लेके जो हमें अपने मीटर का कंडक्टर दिया जाता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। सर्विस मेन उस ट्रम या कंडक्टर का नाम है जो हमारे मीटर से हमारे घर तक वायरिंग जो आती है उसे हम सर्विस मेन कहते हैं। ये तीन मेन टर्म्स हैं, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेन, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, हम कंटिन्यू करते हैं हम आगे बढ़ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग सर सिस्टम। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा, सब लोगों तक मेरी आवाज़ ख़राब आ रही है? कंफर्म कर दें मुझे। आरिफ, सैयद, रमील, क्या मेरी आवाज़ सब तक क्लियर नहीं आ रही? बता दें। बाकी भी दो लोग हैं भाई। अब सर सही आ रही है, अब आपकी आवाज़ सही आ रही है। अब ठीक आ रही है तो अच्छा। आरिफ हुसैन साहब भी मौजूद हैं, रमील साहब भी मौजूद हैं, आप भी जी जी। हम बीच में
सवाल कोई हो तो पूछ सकते हैं, जिस तरीके से हमारे शेराज साहब सवाल पूछते हैं, तो बाकी लोग भी इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के हवाले से। तो ये फिगर अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। तो डिस्ट्रीब्यूटर 1 एंड डिस्ट्रीब्यूटर 2, ठीक है, ये हमारे दो सर्किट्स हैं। यहाँ से हमारी एक सर्विस मेन टू कंज्यूमर को सर्विस ड्राइव की जाती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर 2 का सर्किट है, यहाँ से हमारी एक सर्किटरी ड्राइव की जाती है। ये हमारा एक सबस्टेशन है। सबस्टेशन उस यूनिट का नाम है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी 132 केवी से इस डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन को, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड की जा रही होती है, तो इसका नाम सबस्टेशन है। सबस्टेशन असल में वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सब डिवीजन वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसमें 132 से लेके 11 केवी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ठीक, फर्दर इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे दो फीडर्स हैं, जो कि मिसाल के तौर पे ये कुरंगी 2.5 नंबर है, ये कुरंगी 4 नंबर है। तो ये सर्किट जो हैं यहाँ से ड्राइव किए जा रहे हैं, जो इन मल्टीपल यूजर्स को सर्विस टू द कंज्यूमर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट 2 as a feeder by conductor A, and as a feeder conductor A further, you can say feeder A instead of feeder B, to drive the circuit of distributor 1 from service main to consumer from this side. These are the two circuits by which they drive from substation to the feeder to service main to consumer. Particularly यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगेन रिपीट कर दूंगा कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है। यहाँ तक हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, और अभी हमने इसमें 3 टर्म्स सीखी हैं, जो कि सबस्टेशन की, फीडर की, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेड टू कंज्यूमर्स को किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। सबस्टेशन एज अ फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट 1 टू सर्विस मेड टू कंज्यूमर। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर है? कोई डिफिकल्टी अगर किसी के जहन में है, आपके जहन में है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। सर ये सब स्टेशन और फीडर में क्या फर्क होता है? ओके, ये बता देता हूँ मैं। सब स्टेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। सब स्टेशन जो है असल में एक, जैसे ग्रिड स्टेशन होता है, इस तरह सब स्टेशन होता है। सब स्टेशन एक डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट होता है जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी 132 केवी के ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूट होके फीडर एज अ कंडक्टर के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर 1 के सर्किट से जाता है, और यहाँ से सर्विस मेन टू कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई प्रोवाइड की जा रही होती है, और हमारे कस्टमर जो है यहाँ से ड्राइव हो रहे होते हैं। तो ये इसकी साइंस है, ठीक है। एक सर्किट सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर 1 ड्राइविंग बाय द फीडर सर्विस मेन टू कंज्यूमर यहाँ पे बताया गया है, और एक सबस्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूटर 2 फीडर सर्विस मेन टू कंज्यूमर एक सर्किट ये बताया गया। तो ये दो सर्किट है हमारे जो सबस्टेशन से इस तरह से ड्राइव किए जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो कोई सवाल मजीद है तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है सर। कंटिन्यू करते हैं इसके आगे हम, और इसके अलावा मजीद किसी और का कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद जो 3 टर्म्स मैंने अभी बताई, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस मेन, इसे हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फीडर, a feeder is a conductor which connects the substation to the area where power is to be distributed. Generally, no tappings are taken from the feeder so that current in it remains the same throughout. ठीक है जी। तो फीडर एक कंडक्टर होता है। असल में फीडर एक कंडक्टर है, कोई ब्रेकर टाइप की चीज़ नहीं होती, लेकिन ब्रेकर से ड्राइव किया जाता है। तो फीडर असल में एक्चुअली इट्स लाइक अ कंडक्टर which connects the substation to the area where power is to distribute। ठीक है, जो कनेक्ट करता है आपके सबस्टेशन को जहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वहाँ तक। जनरली नो टैपिंग्स आर टेकन फ्रॉम द फीडर, कोई टैपिंग्स नहीं होती फीडर में क्योंकि ये कंडक्टर होता है। सो दैट द करंट इन इट रिमेन सेम, क्योंकि ये कंडक्टर तो करंट इसमें सेम रहता है, कोई टैपिंग्स नहीं होती। टैपिंग्स में करंट आगे पीछे कम ज़्यादा, कॉइल बेस्ड टैपिंग्स होती हैं तो उनमें करंट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर सीधा कंडक्टर है तो उसमें करंट रिमेन सेम रहेगा थ्रू आउट।
The main consideration in the design of feeder is the current carrying capacity. तो फीडर की असल में खासियत ये होती है कि वो करंट कैरिंग कैपेसिटी का कंडक्टर होता है, जो करंट को ड्राइव करवाता है एक आपकी सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे हमने जिक्र किया उसका, जो कि सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, सर्विस सबस्टेशन से सर्विस टू कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी फीड करवाई जाती है किसी कंडक्टर के जरिए से, उसे फीडर कहा जाता है, ठीक है। उस कंडक्टर का नाम फीडर है, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का नाम फीडर है, उस कंडक्टर को फीडर कहते हैं, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक बात होने के बाद फीडर के बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर? अ डिस्ट्रीब्यूटर इज अ कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग्स आर टेकन for supply to the consumers. The current through a distributor is not constant. डिस्ट्रीब्यूटर में करंट आपका कांस्टेंट नहीं होता, बिकॉज टैपिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट। टैपिंग्स, वाई टैपिंग? बिकॉज it drive by a transformer and transformer consist by a tappings, and tapping can change the rating of current, capacity of current. That's the reason there is a change in, or variation of current in distributor. टैपिंग्स आर टेकन एट वेरियस प्लेसेस अलॉन्ग इट्स लेंथ। इसकी मुख्तलिफ लेंथ के अंदर हम टैपिंग्स देते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं असल में। डिस्ट्रीब्यूटर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। दैट्स द रीज़न कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग्स होती हैं, ट्रांसफार्मर टैपिंग्स होती हैं, और आपके करंट लेंथ के मुताबिक बढ़ने के नतीजे में करंट आपका कम ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं ताकि सस्टेनेबिलिटी ऑफ करंट मेंटेन रहे। कंटिन्यू करते हैं। While the designing a distributor, voltage drop along its length is the main consideration. तो याद रखें जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, कोई बताएगा इसमें क्यों? जी जनाब, 4 लोग हैं हमारे साथ, 3 लोग। जी जनाब, इसका क्या जवाब है? सर ये वोल्टेज ड्रॉप इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है V इक्वल टू IR। जब आपका करंट कम होगा तो वोल्टेज भी कम होंगे, तो इसीलिए वो वोल्टेज भी ड्रॉप होती है इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में। अच्छा, लेकिन ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब उसके आगे ही लिखा हुआ है, देखें, वोल्टेज ड्रॉप along its length in the main consideration। असल में वजह जी लेंथ भी होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके हमारे फीडर की लेंथ भी होती है ना, वो भी रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जी, वैसे ये तो अब बोल रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा आप उसके सेंस में बात करें ना। वो ओम्स लॉ डायरेक्टली आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेंथ की कंसिडरेशन के बिहाफ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, इसको थोड़ा आप वजाहत करें। चलिए मैं बता देता हूँ। ये सर जब स्पार्किंग होती है तब भी थोड़े थोड़े वोल्टेज ड्रॉप हो सकते हैं। स्पार्किंग होती होती है तब भी थोड़े थोड़े वोल्टेज। स्पार्किंग, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सर स्पार्किंग जो कहाँ सर होती है, क्यों होती है? सर वो जब वायरिंग वायरिंग मतलब कहीं पे मतलब शार्ट हो जाते हैं थोड़े। नहीं, मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा। अच्छा मेरे भाई, आप जहाँ पे क्लास ले रहे हैं ना आरिफ साहब, वहाँ कहीं सुकून से बैठ जाएं। मुझे लग रहा है आप जॉगिंग कर रहे हैं और शायद क्लास ले रहे हैं। आप शोर बहुत हो रहा है आपके माइक खुलने के नतीजे में। आप सवाल ज़रूर करें, कमेंट दें, लेकिन जो आप थोड़े कहीं सुकून वाले एरिया में बैठे हैं, यहाँ शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप शायद कहीं फलों वाले के पास खड़े हैं, वो सब शोर आ रहा है इसमें। तो अब मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप सब लोग इस और इंटरेक्टिव सेशन का हिस्सा ज़रूर बने, और इसमें बोलें भी, सवाल भी ज़रूर पूछें। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जब आप अपना माइक खोलते हैं ना, तो कहीं अगर शोर वाली जगह पे हैं तो वो सारा शोर भी रिकॉर्ड हो जाता है। वो हमारे स्टूडेंट्स जो रिकॉर्ड सेशन ये देखेंगे,
तो इसमें शोर बहुत ज़्यादा फिर आता है। तो बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप जब भी सवाल मुझे कमेंट करें तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन बस थोड़े कोई ऐसी जगह पे आप ज़रूर बैठें जहाँ पे शोर ना आ रहा हो, तो आसानी रहती है रिकॉर्ड करने में दूसरे लोगों के लिए भी। अच्छा, जैसे कि आपने एक जवाब दिया था कि स्पार्किंग के नतीजे में भी वो होती है, स्पार्किंग के नतीजे में वो होती है वोल्टेज ड्रॉप। वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में हम उस सेंस में बात नहीं कर रहे। स्पार्किंग बिला वजह तो नहीं होगी या फॉल्ट बिला वजह नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप का एक कंसिडरेशन की जो बात हम कर रहे थे वो हम उस सेंस में रहते हुए बात करते हैं। असल में होता ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है आपका, और होता ये है कि हम जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक कंडक्टर लेके आते हैं ना, तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। जिस तरह अभी एक साहब ने बताया था, शिराज अहमद साहब ने, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जब हम लेंथ बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के नतीजे में वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, ये इसका जवाब है। तो कंडक्टर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ना, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप आता जाएगा। तो इसका फिर हल क्या है? कोई इसका हल बताएगा कि वोल्टेज ड्रॉप, जैसे 50 वोल्ट बीच में ड्रॉप हो गए या 30 वोल्ट रास्ते में ड्रॉप हो गए लेंथ की वजह से, और हम ना लेंथ कम भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे इसको इस तरह सोचें, आप एक फीडर लगा हुआ है आपका यूनिवर्सिटी में ना, हमदर्द यूनिवर्सिटी में, और आप रहते हैं मिसाल के तौर पे इस तरह ले लें औरंगी टाउन में। अब वहाँ की जो लेंथ बनती है ना, वो इस तरह लगा लें, वो बनती है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब फीडर 10 किलोमीटर तक जब दूर जाएगा ना डिस्ट्रीब्यूटर तक ट्रांसफार्मर, तो वहाँ की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप फीडर से जब औरंगी टाउन में जब ड्राइव कर रहे होंगे और लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होगी और आपके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि वोल्टेज जो ड्रॉप हो गए वो सस्टेन रहें, मेंटेन रहें, या वोल्टेज ड्रॉप ना हो, और हो गए हों तो वो मेंटेन कैसे किए जाएं? इसका जवाब कोई देगा? जी जनाब, इसका क्या जवाब होगा? जल्दी जल्दी सोचें। हम अभी अज़ान हो रही है तो 1 मिनट का वक्फा लेते हैं, इतने में आप लोग सोचें, हम फिर आपसे इसका जवाब लेते हैं। जी जनाब, तो मैंने सवाल पूछा था, कोई जवाब देगा इसका? सर इसके लिए स्टेप ऑफ ट्रांसफर में लगता है ना, ताकि हमारे जो कंज्यूमर
कस्टमर के पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जब आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है तो इसके बीच में आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर तो नहीं कह सकते कि वो लगाते हैं, बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी से एक फीडर चला है और औरंगी टाउन तक आपको वो फीड करना है डिस्ट्रीब्यूटर तक या एक ट्रांसफार्मर तक। लाइन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन बिटवीन द यूनिट्स योर सप्लाई टू डेस्टिनेशन, आप उसमें एक ट्रांसफार्मर मजीद बीच में एडअप कर देते हैं। ठीक है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होता, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है। लेकिन आपके वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन को ख़त्म करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को ख़त्म करने के लिए आप एक ट्रांसफार्मर ऐड करते हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर नहीं होता, क्योंकि असल में वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुए होते इनको स्टेप अप करना पड़ जाए। ठीक है, वोल्टेज को जस्ट मेंटेन करने के लिए कॉमन सा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, या मज़ीद कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सर्विस मेन की हम बात कर रहे थे। अ सर्विस मेन इज जनरली अ स्मॉल केबल, ये तार होता है विच कनेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर से निकल के कंज्यूमर के टर्मिनल को ज्वाइंट करता है, उसे आप सर्विस मेन कहते हैं। तो ये 3 टर्म्स हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लें। कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। ओके जी, फर्दर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। होपफुली ऑल थिंग्स आर क्लियर गाइस। सो नेक्स्ट टॉपिक is the classification of distribution system. Up till now, any one of you, if have any kind of question, query, please feel free to ask. I will answer your question and resolve your query. If any kind of question or query in your mind, please feel free to ask. I will answer the kind of question. Otherwise, I continue the session. So classification of distribution system की हम बात कर रहे थे, उसे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। जी जनाब, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में be classified according to nature of current. According to the nature of current means distribution system may be classified as AC distribution system as primary, secondary and DC distribution system. Currently पाकिस्तान में DC distribution system इतना इन नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है और उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं है। AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़्यादा है। कोई इसका जवाब देगा कि AC डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा क्यों है, DC डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में या स्पेशली कराची में क्यों नहीं है? सर वोल्टेज की वजह से इशू है ना, क्योंकि हमारा जो एसी वोल्टेज है वो इसलिए एक तो हम उसको सेंड कर सकते हैं जो फीडर हमारे जाते हैं, जबकि डीसी में वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होते हैं। डीसी में वोल्टेज ड्रॉप होता है। अच्छा, इसको इस तरह इमेजिन करें आशिक साहब, मिसाल के तौर पे आपका एक सॉकेट है और के इलेक्ट्रिक आपको 5 वोल्ट सॉकेट में दे भी रही है, जो आप उसमें अपना वो लगाएं केबल डीसी की और अपना मोबाइल डायरेक्टली बगैर चार्जर के चार्ज कर लें। के इलेक्ट्रिक ये भी तो प्रोवाइड कर सकती है। 5 वोल्ट में क्या ड्रॉप होगा? क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ऐसा तो होता नहीं है, हमें एक लाजमी मोबाइल चार्ज करने के लिए अडेप्टर लेना ही पड़ता है। और जितनी भी अप्लाइंसेस आप देखें, एलईडी ले लें, फ्रिज होगा, ये सब डीसी पे ही चलते हैं ना। आपका जितना भी एसी का सर्किट है ये भी डीसी पे ही चलता है, आपका लैपटॉप भी डीसी पे ही चार्ज होता है, सब कुछ डीसी है कि नहीं? यस सर, डीसी है सब कुछ। तो हमें डीसी क्यों नहीं दे रहे फिर भाई? मतलब ये सारी चीज़ें डीसी ही बन जाती, पंखा एसी पे चलता है, लेकिन डीसी के फैन भी आते हैं और दीगर चीज़ें।
तो इसका क्या जवाब है? डीसी भी तो आ सकता है जब सारी मेजॉरिटी अप्लायंसेस चलती हैं। आप बस एक उसको पंखे को हटा लें या रेफ्रिजरेटर को हटा दें और एसी को हटा दें, बाकी इसके अलावा सारी चीज़ें तो मोटर को भी हटा दें, सब डीसी पे ही चल रही हैं। आप अगर गौर करें इनके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इक्विपमेंट के बिहाफ पे। तो इसका एक जवाब तो वही है जो आपने दिया कि वोल्टेज का एक इशू आएगा। दूसरा एक इशू ये आएगा कि ट्रांसपोर्टेशन एसी की आसान है, डीसी की ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डीसी को स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता या स्टेप अप नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीसी के ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन बहुत कम है या ना होने के बराबर है। एसी को ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टेप अप स्टेप डाउन करना आसान है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ट्रांसफार्मर के ज़रिए से प्राइमरी सेकेंडरी का हमें दिया हुआ है। इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ट्रांसपोर्ट करना, यूज़र तक रसाई फराहम करना, और उस सिस्टम के ज़रिए थ्री फेज़ के ज़रिए, थ्री फेज़ का सिस्टम का जो होता है वो एसी में ही होता है, डीसी में थ्री फेज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये पूरी की पूरी जो साइंस है ये एसी में एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है बनिस्बत डीसी के। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डीसी में पर इतना कामयाब नहीं है। जी जनाब। पर कॉस्ट का भी तो मसला है ना, पाकिस्तान अफोर्ड कहाँ कर पाएगा? ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो ममालिक अफोर्ड, कहीं पे ऐसा है जहाँ एसी और डीसी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन या सॉकेट मौजूद लगे हों, ऐसा कोई मुल्क है? चलें, पाकिस्तान नहीं कर सकता, कोई दूसरा मुल्क कर रहा है? जी जनाब। ऐसे ममालिक मौजूद हैं, फ़िलहाल मुझे अमेरिका का फ़िलहाल याद है। उनमें दो चीज़ें, तीन चीज़ें मौजूद होती हैं सॉकेट में। आप अगर कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें मुझे आइडिया हुआ है। उसमें ऑस्ट्रेलिया में ले लें या न्यूयॉर्क में ले लें, इंग्लैंड में ले लें और अमेरिका में ले लें, वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो वहाँ पे जैसे हमारी एक बदकिस्मती कराची वालों की है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक है हमारे पास में, लेकिन बाहर ममालिक में आप देखें, न्यूयॉर्क में, इंग्लैंड में, वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज बहुत सारी हैं। अगर आपको कनेक्शन चाहिए होगा ना घर के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ से रहने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट परमिट के ऊपर पढ़ने जाते हैं, या आप एक रेजिडेंशियल यूज़र हैं, किराए पे घर लेना चाहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पर वो फॉर्म फिल करना होता है कि आप किस डिस्ट्रीब्यूटर की इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहते हैं। मतलब यूटिलिटी 1 2 3 XYZ नाम है। यहाँ तो हम जस्ट रहते हैं कि इलेक्ट्रिक ही मिलेगी हमें और किसी का मुंह देख ही नहीं सकते हम यहाँ पर। तो वहाँ पर कंपटीशन है, एक्सेसिबिलिटी है और सर्विसेज, और फिर आप ये देखते हैं कि कौन मुझे कितनी सस्ती बिजली दे रहा है, उसके मुताबिक मैं फिर उस यूटिलिटी को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्म फिल करता हूँ। उनका एक बंदा आता है जो डीलर होता है, वो पूरा कनेक्शन करके जाता है और बिल्कुल ब्रेकर के ज़रिए से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जब आप सॉकेट के लेवल पे बात करते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है, ये बाहर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ की नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उनके जो सॉकेट होता है ना, उनमें ये प्रोविज़न होता है कि अगर आप 110 वोल्ट के ऊपर अप्लायंस चलाना चाहते हैं तो 110 लिखा होता है वहाँ पे कि आप उसमें लगा सकते हैं। तो 20 वोल्ट है, वहाँ वो लिखा हुआ होता है। और अगर आप डीसी में चलाना चाहते हैं तो वो ऑपरेटिंग वोल्टेज 12 या 5 वोल्ट भी लिखे हुए होते हैं। तो बाहर ममालिक में इस तरह वो चीज़ अफोर्डेबल है, फीचर्स के साथ है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूटिलिटी आप किन किन वोल्टेजेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। आप सोच रहे होंगे ये कुछ अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, मतलब यहाँ पे ये चीज़ तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई यहाँ पे। तो ये चीज़ बाहर ममालिक में होती है और ये फैसिलिटीज़, प्रोविजंस बाहर ममालिक में यूटिलिटीज़ कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं और इसी चीज़ से कंपटीशन बढ़ता है। क्या ये बात सारी समझ आ रही है सब लोगों को कि मैं जो बातें कर रहा हूँ अभी? यस सर। ठीक है जनाब। तो मैंने एक कंपैरिजन एक बता दिया कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। एक तो बात ये अफोर्डेबल का भी आ गया, दूसरा एक्सेसिबिलिटी का भी आ गया, तीसरा ये है कि हम बहुत सारी अप्लायंसेस हमारी चलती डीसी पे ज़रूर है, लेकिन हर एक के ऑपरेटिंग वोल्टेज डिफरेंट है। लैपटॉप किसी और पे चार्ज होता है, जूसर ग्राइंडिंग मशीन वो किसी और डीसी लेवल के ऊपर चलती है, और आपके मोबाइल चार्जर वो किसी और डीसी लेवल के ऊपर चलते हैं। तो कांस्टेंट डीसी सप्लाई नहीं है, और आप खुद अगर एडजस्ट करने लग जाएं तो वो एक मुश्किल काम है हम सब के लिए। हम जानते हैं हम 5 वोल्ट से हम कर लेंगे बीइंग इंजीनियर, लेकिन हर घर में हर बंदा इंजीनियर नहीं होता, वो एडजस्टेबल चीज़ें नहीं हो सकती। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन एसी और डीसी दोनों मुमकिन नहीं है, लेकिन जहाँ पे होता है वहाँ पर फिर उस तरह के कंज्यूमर्स
और पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। यहाँ से हम आगे चलते हैं। नेचर ऑफ करंट के बाद स्कीम नंबर 2, स्कीम ऑफ कनेक्शन। अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ कनेक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम may be classified as radial system, ring main system, interconnected system। ये 3 मेन और इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस होते हैं स्कीम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के अंदर, जिन्हें क्लासिफाई किया जाता है। इसको इम्पॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। रेडियल सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, 2 तरह की कंस्ट्रक्शन होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जो कि क्लासिफाई की जाती है अंडरग्राउंड सिस्टम एंड ओवरहेड सिस्टम। अंडरग्राउंड और ओवरहेड के बारे में तो आपको पता होगा। जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पूरा अंडरग्राउंड होता है और केबलें बाकायदा जा नहीं रही होती, नज़र नहीं आती, अंडरग्राउंड होती हैं, उन सिस्टम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम अंडरग्राउंड कहा जाता है। और ओवरहेड का मतलब ये होता है कि तारें ऊपर से जारी होती हैं, नुमाया होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है, स्लाइड में कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपके जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा। ये हमने थॉरल एक डिस्कशन से कवर करते हुए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ इसे कवर किया है। ये एक स्लाइड रीड आउट नहीं करी है मैंने, बाकायदा इसको एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। Up till now, if anyone of you if have any kind of question or query, please feel free to ask. I will ask your question or repeat the kind of concept if you have in your mind. Otherwise, I continue the session in the next slide. So, moving towards the AC distribution. Nowadays, AC system is universally adopted for distribution of electric power. AC को डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे एक्सेप्ट करने का एक रीज़न ये भी क्योंकि ये सेव है। डीसी को आप सेव नहीं कह सकते, क्योंकि 70 वोल्ट के बाद डीसी को आप हाथ नहीं लगा सकते। ये मेरे ख्याल में सब लोगों को पता होगी ये बात। 70 वोल्ट के बाद डीसी को हाथ नहीं लगा सकते आप। यस सर। जबकि एसी आप 220 पे आपका हाथ लग जाए, शॉक तो लगेगा, लेकिन वो आपके लिए इतना डेंजर नहीं है जो 70 ग्रेटर देन द डीसी वोल्टेज होगा, क्योंकि डीसी के अंदर साइकिल अपने आप को रिपीट नहीं करता। तो अगर उसका शॉक आपको लग जाए तो आप उससे प्रिवेंट नहीं कर सकते, छुड़ा नहीं सकते, तो वो आपकी जान लेके ही छोड़ेगा, मतलब डीसी। जबकि एसी के अंदर ये सेफ्टी तो है, क्योंकि साइकिल ऑल्टरनेट होता है, ब्रेकर्स लगे होते हैं, ट्रिप कट जाते हैं, या फिर आप उसे छुड़ा सकते हैं। इतना हेवी ड्यूटी शॉक नहीं लगेगा 220 में बनस्बत 70 वोल्ट डीसी में। तो ये एक मेन फ़र्क भी है कि एसी को एक्सेप्ट क्यों किया जा रहा है, ड्यू टू इट्स सेफ्टी। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर widespread use of AC in preference to DC is the fact that alternating voltage can be conveniently changed in magnitude, जो मैंने अभी और बताई, by means of transformer। ट्रांसफार्मर के नतीजे में साइकिल आपको ऑल्टरनेट हो रहा होता है और ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ AC करंट के ऊपर, DC पे काम नहीं करता ट्रांसफार्मर। Transformer has made it possible to transmit AC power at high voltage and utilize it at a safe potential. High transmission and distribution voltages have greatly reduced the current in conductors and the resulting line losses. Achha, furthermore, we continue the session with AC distribution as a primary distribution. अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे थोड़ा इसे गौर करें तो इसमें ये बताया गया है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज इज फीड टू सबस्टेशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो फीड करता है सबस्टेशन को, लोकेटेड इन दी नियर द सिटी, जो कि सबस्टेशन सिटी से करीब होता है। एट दिस सबस्टेशन वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 11 kV, और इस सबस्टेशन में जो वोल्टेज होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं 11 kV पे आके। ठीक है, तो स्टेप डाउन किससे होता है? कराची में अगर आप देखें तो ये स्टेप डाउन होता है 132 kV से 11 kV पे, या 66 kV से 11 kV पे। With the help of a step down transformer, power is supplied to various substations for distribution or to big consumers at this voltage। ठीक है जी, यहाँ से आपके सब स्टेशन को सप्लाई आ रही है। सब स्टेशन को सप्लाई कहाँ से आती है, कोई बताएगा मुझे? सब स्टेशन को सप्लाई तो आ रही है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है? प्रॉपर टर्म क्या है इसकी?
ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? ये सर ग्रिड स्टेशन से आ रही होगी ना? जी जनाब, ये ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन में आती है। ग्रिड स्टेशन कुछ लिमिटेड होते हैं, जहाँ से नेशनल ग्रिड से ग्रिड कनेक्ट होता है और ग्रिड से देन आपके सब स्टेशन कनेक्टेड होते हैं। सब स्टेशन से आपके डिस्ट्रीब्यूटर, सर्विस मेन, फीडर, ये फर्दर ड्राइव होते हैं। ये पूरी अभी मैं कवर करता हुआ आया हूँ शुरू से अभी तक। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो ग्रिड से सब स्टेशन में ड्राइव होती है और फर्दर ये सब स्टेशन फिर ये ड्राइव हो रहे होते हैं। बिग कंज्यूमर फैक्ट्री, ये सब स्टेशन हो गया, ये सब स्टेशन हो गया, फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। उसके बाद सब स्टेशन जो है आप यहाँ देखें, जैसे मैंने बताया था कि सब स्टेशन में 132 kV से स्टेप डाउन होता है, या तो 11 में, या फिर 66 kV से 11 में स्टेप डाउन होता है। 11 kV एक कॉमन वोल्टेज है जो कि हमारे फर्दर सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रांसफार्मर तक जाता है। जो कि हमारे इलाकों के अंदर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं तो उनके ऑपरेटिंग वोल्टेज जो प्राइमरी के होते हैं वो 11 kV होता है। तो यहाँ सेकेंडरी के 11 kV निकल के ट्रांसफार्मर के 11 kV पे जाता है और फिर वहाँ से स्टेप डाउन होके 11 kV से वो कितने होते हैं? सर 440 3 फेज में और सिंगल फेज में 220 होते हैं सर। जी जनाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यही चीज़ होती है सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रांसफार्मर पर, जो कि 11 kV से फर्दर स्टेप डाउन होके 3 फेज में 400 वोल्ट होते हैं और सिंगल फेज में 220 वोल्ट होते हैं। बिल्कुल सही। फर्दर मोर ये पूरी 11 kV की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चल रही होती है, जो कि 132 से स्टेप डाउन होके फिर यहाँ पर आ रही होती है। Up till now, if any kind of question, query, please feel free to ask. I will answer the kind of question and repeat the concept if you have any kind of question or query. Otherwise, I continue the session. Further, AC distribution के प्राइमरी सेक्शन के बाद AC डिस्ट्रीब्यूशन के सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे हम आते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे एंड हो रहा है? यहाँ हमने ये देख लिया कि 132 kV या 66 kV से 11 kV में ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे आता है, जो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है, मतलब 11 kV के बाद सब स्टेशन के बाद 11 kV का आपका ये फीडर चल रहा होता है। तो आपने यहाँ से इसे सप्लाई प्रोवाइड करनी है एक डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रांसफार्मर को। डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रांसफार्मर जो आपका ये है वो ये लगा होता है 11 kV, ये स्टेप डाउन करता है, ठीक है, 3 फेज 3 वाट सिस्टम को 3 फेज 4 वाट सिस्टम के अंदर यहाँ लगा हुआ है 11 kV टू 400। जिस तरह आशिक भाई ने बताया, बिल्कुल यही चीज़ बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ यहाँ दिख भी रही है कि 11 kV से स्टेप डाउन होकर 400 के वोल्ट में ट्रांसफॉर्म ये हुई है, स्टेप डाउन हुई है फेज टू फेज 3 फेज 4 वाट सिस्टम के अंदर। फेज टू फेज जो वोल्टेज है वो 400 होंगे और फेज टू न्यूट्रल जो वोल्टेज होंगे वो आपके 230 220 होंगे, जो कि आपके हाउसेस को या बड़ी फैक्ट्री को रिक्वायर्ड होते हैं। हाउसेस को नॉर्मली जो है वो फेज टू न्यूट्रल आपकी सप्लाई मिल जाती है। यहाँ से ये 3 घरों में देखें इस तरह गया है। पहले घर को रेड न्यूट्रल यहाँ दे दिया, दूसरे घर को येलो न्यूट्रल दे दिया, न्यूट्रल कॉमन जाएगा, और तीसरे घर को ब्लू न्यूट्रल दे दिया। इस तरह ये 3 फेज 3 होम्स को ड्राइव किए जा रहे हैं। लेकिन जब एक बड़ी फैक्ट्री होती है जिसको 3 फेज की सप्लाई चाहिए होती है, तो ये 3 फेज और एक न्यूट्रल 3 फेज 4 सिस्टम की कनेक्टिविटी यहाँ हासिल कर